टेस्ट सीरीज के डिस्कशन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण पहलू, ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, वो ये कि बच्चों मंडे को यूपीएससी 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और फाइनल सिलेक्शन में बिहार के करीब 40 से 50 बच्चों का फाइनली दे गॉट सेलेक्टेड। महत्वपूर्ण पहलू उसमें यह है कि इन बच्चों में से, इन फाइनल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो आज सिविल सर्वेंट हो गए, उनमें से सिर्फ एक कैंडिडेट को छोड़कर किसी भी या कोई भी कैंडिडेट बिहार में उनका हायर एजुकेशन नहीं हुआ। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज दैट जनरली इफ यू गो थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द finally qualified students of UPSC, I'm talking about this year, only one candidate has pursued her graduation from Patna Women's College. The rest of the candidates, generally after 10th, specifically after 12th, they have left the state in pursuit of higher studies elsewhere. ये दुर्भाग्य की बात है। बिहार, खास करके पटना, एक एजुकेशन हब हुआ करता था और हम इसी मुद्दे पे 5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो यूपीएससी 2021 का रिजल्ट हुआ है, यदि टॉप 20 स्टूडेंट्स का आप प्रोफाइल निकालेंगे तो 14 कैंडिडेट जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। मीन्स 14 कैंडिडेट्स आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। इफ यू सी द प्रोफाइल ऑफ द टॉप 20 स्टूडेंट्स, अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? हम लोग बहुत जो बातें करते थे कि टेक्निकल फील्ड, खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज़्यादा यूपीएससी के सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के बाद क्वालिफाई कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट उतना क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मिथ है ये टूट गया, क्योंकि रैंक होल्डर्स आर मोस्टली फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। और दूसरा पहलू ये है कि करीब 40 से 50 कैंडिडेट जो कि बिहार से क्वालिफाई किए हैं, बिहार में पढ़े नहीं हैं। चलिए इसी पे जरा हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि एक्सेप्ट वन कैंडिडेट, नो वन हैज स्टडीड इन बिहार। इसका विश्लेषण करना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए। अंकिता अग्रवाल, रैंक नंबर 2, she has studied in Delhi. Ankita Agarwal has studied from Delhi University. Subhankar Pathak, rank 11, मोतिहारी से हैं और आईआईटी धनबाद के ये प्रोडक्ट है। डॉक्टर अंशु प्रिया, सी इज फ्रॉम मुंगेर और एम्स पटना से इनका एमबीबीएस हुआ है, लेकिन एम्स जो है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, ना कि बिहार का ये इंस्टीट्यूशन है। मीन्स इवन दो इट इज बेस्ड इन पटना, एम्स इज एन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। डॉक्टर अंशु प्रिया को रैंक 16 आया है। आशीष जो पटना सिटी के हैं, 23rd रैंक लेके आए हैं, पहली अटेम्प्ट में आईएएस बने हैं। ये आईआईटी बीएचयू के प्रोडक्ट हैं। ये देखिए 197 रैंक सुधा शर्मा, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद हैं। ये औरंगाबाद की रहने वाली हैं।
पटना वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की हैं, एमए की हैं BHU से, और रैंक इनका 197 है। मेरा जो क्वेश्चन बार बार जो हम इस फैक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि बिहार के बच्चे हैं लेकिन बिहार में नहीं पढ़े हैं। कभी मौका मिला आप लोगों से तो 242 रैंक लाई ही ये प्रीति कुमारी, इनसे आप लोग को हम बात कराएंगे। इनका उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं कि रहने वाली हैं मूल रूप से समस्तीपुर की, दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में पढ़ी थी, और जो क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आ रहे हैं कि ये बच्चे बिहार के हैं और बिहार में नहीं पढ़े हैं, यही सवाल प्रीति कुमारी से उनके IAS के UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया। तो ये तथ्य को देखते हुए चलिए जरा कुछ विश्लेषण हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है कि पटना जो कि एजुकेशन सेंटर है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, यहाँ पे प्राचीन भारत से बिहार अध्ययन का, हायर एजुकेशन का एक्सीलेंट सेंटर के रूप में उभरा। पटना को जो आज हम लोग कोचिंग हब के नाम से भी जानते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये UPSC के सेंटर के रूप में नहीं उभर पाया। और एक और बात बताना चाहते हैं, UPSC सेंटर के रूप में, चलिए UPSC यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेते हैं, ऑल इंडिया लेवल कर लेते हैं, BPSC के लिए भी पटना में जो ओरिएंटेशन मार्गदर्शन दिया जाता है वो भी सही नहीं है। इसका एनालिसिस करते हैं और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि पटना के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाइएगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाइएगा, तो वहाँ पे आपको बोर्ड पे मिलेगा, यहाँ पे रेलवे की तैयारी, SSC की तैयारी, बैंक की तैयारी, BPSC और UPSC की तैयारी होती है। अब ये बात हमारे समझ में अभी तक नहीं आया है। शायद आप लोग बता पाएँ कि एक क्लास कंडक्टर से कलेक्टर कैसे बना लेता है। भाई, सब नौकरी की अलग अलग चुनौती है, अलग अलग चैलेंजेस है। एग्जामिनेशन फॉर रेलवे डिपार्टमेंट रिक्वायर्स अ डिफरेंट माइंडसेट. Bank has something else to judge. UPSC judges in some other parameters. So how can you club all the examinations in one class? ये हमको पिछले 4 साल से हम पटना में हैं, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया है कि कितने वो डायनेमिक होंगे लोग। शायद ब्रह्मा भगवान को भी नहीं मालूम कि रेलवे की नौकरी देने वाला परीक्षा और UPSC का परीक्षा को एक ही क्लास में आप इंटीग्रेट कर देते हैं, समेकित कर देते हैं। इट्स अ बिग चैलेंज। अब देखिए, अब क्या है कि रेलवे, SSC, बैंक, ये सब MCQ ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड क्वेश्चन होता है इसमें। अब इसका 2 इम्प्लीकेशंस है, इसका 2 नेगेटिव एस्पेक्ट है BPSC और UPSC वाले बच्चों के लिए। पहला तो चूंकि ये रेलवे, SSC, बैंक, BPSC, UPSC एक ही साथ क्लब कर देते हैं, तो यहाँ जो बच्चों का माइंडसेट जो बनाया जाता है, बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कच्ची मिट्टी के होते हैं।
आप उनको जैसे जैसे ढालिएगा वैसे वैसे वो लोग ढलते हैं। तो यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले चूंकि रेलवे की भी तैयारी कराते हैं, बैंक की भी तैयारी कराते हैं, बीपीएससी की भी तैयारी कराते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कराते हैं, एसएससी की भी तैयारी कराते हैं, तो इनका फोकस हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वन लाइनर। तो ये लोग करते क्या हैं कि बच्चे के माइंडसेट को वन लाइनर पे, फैक्ट्स पे, ऑब्जेक्टिव टाइप पे छोड़ के ला देते हैं। पूरे पटना में आप यही देखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बच्चों को पीटी के लिए सेंटर कर देते हैं। कभी इनका माइंड एनालिटिकल नहीं होता, मेंस ओरिएंटेड होता नहीं है। और जब तक आप मेंस ओरिएंटेड नहीं होइएगा आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कभी नहीं हो पाइएगा। सबसे बड़ा लकुना यही है कि एसएससी परीक्षा में बैठने वाले बच्चे, रेलवे परीक्षा में बैठने वाले बच्चे और जो बच्चे यूपीएससी, हो सकता है ब्रांडिंग के लिए लोग बोलते हैं कि हम यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं, सबको यदि क्लब कर देंगे तो सब एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग चैलेंजेस है, अलग अलग माइंडसेट है। हम ये नहीं कर रहे हैं कोई इंफीरियर एग्ज़ाम है, कोई सुपीरियर एग्ज़ाम है, सबकी अपनी चैलेंजेस है। लेकिन हाँ, जब एक साथ मिलाएंगे तो नॉलेज जो आप लोगों को मिलेगा, जो नॉलेज इम्पार्ट किया जाएगा, जो ज्ञान आपको दिया जाएगा, बड़ा फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव होगा, और जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि पटना जो है पूरा वो पीटी सेंटर्ड हो गया है, पीटी सेंटर्ड, कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए एसएससी का सेंटर हो चुका है पटना, एसएससी का हो चुका है सेंटर, बीपीएससी का पीटी तक भी आप कह सकते हैं। बिकॉज द मोमेंट इट कम्स टू यूपीएससी, आई एम वेरी सॉरी टू से दे कांट हैंडल इट। मीन्स हम ये भी कह रहे हैं, बहुत दायित्व के साथ ये भी कह रहे हैं कि ये लोग बता भी नहीं पाएंगे कि यूपीएससी का कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, कौन से विषय से आया है। यहां तक ये इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होता है। और सम टोटलिटी यदि बोले तो गलत डायरेक्शन में, गलत माध्यम से पटना हैज बिकम अ सेंटर फॉर पीटी एग्जाम, नॉट फॉर फाइनल क्वालिफिकेशन। सी, टीचर्स आर potters and educational institutions including coaching institutes, it is a potter's wheel। और जैसे जैसे हम लोग घुमाएंगे वैसे वैसे बच्चे घूम जाएंगे। तो पहला स्टेज जो है पटना को यूपीएससी का हब बनने से रोकता है वो है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीटी सेंटर्ड हैं, हमारा विजन है ही नहीं। वी जस्ट want to teach objective type questions and answers, ना बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, ना एनालिटिकल होते हैं, ना उसका विश्लेषण करते हैं, ना उसका अभिप्राय बताते हैं, ना उसका इम्प्लीकेशंस बताते हैं। अब इसका एक और नेगेटिव जो है डायमेंशन है, और वो नेगेटिव डायमेंशन ये है कि जब हम लोग बुक्स पार्ट को देखते हैं, आप देखिएगा कि जब भी टीचर रेफर करते हैं किताब, वो गाइड रेफर करते हैं। और गाइड जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं यदि गाइड पढ़ते हैं, ये जानलेवा है। आप अपने सपनों को गाइड के माध्यम से पूरा करेंगे। सब स्टैंडर्ड किताब
You should study good textbooks, reference books, अच्छे अच्छे मैगजीन, गवर्नमेंट ओरिएंटेड मैगजीन, एनालिटिकल मैगजीन लाइक फ्रंटलाइन, अच्छे अच्छे थॉट्स पढ़ना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। नहीं कि कोई जीके जीएस या करंट अफेयर्स का कोई मैगजीन निकल रहा है मार्केट में, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। योर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज गोज ऑन कंटिन्यूसली, वो चलते रहता है। और आपके लाइफ का एक शेड्यूल होना चाहिए, और आपके हर एक डे के शेड्यूल में न्यूज़पेपर, गुड मैगजीन्स, गुड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ लेटर्स, वीक, फ्रंटलाइन, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ लेटर, ये सब पार्ट होना चाहिए। नहीं कि जो कोई सब स्टैंडर्ड मैगजीन जो बाजार में मिलता है करंट अफेयर्स के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। और इसके कारण क्या होता है कि पटना में सिविल सर्विसेज का एक एम्बियंस होता है, एक माहौल होता है। जो बच्चे यूपीएससी करते हैं, आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ हॉस्टल है जैसे जुबली हॉल, पीजी मेंस हॉस्टल, एक माहौल होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, अच्छे किताबों पढ़ने के लिए होड़ होती है। और जब बच्चे साथ रह के पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल माइंड हो जाता है, एक माहौल बनता है, एक एम्बियंस बनता है। और इसी कारण लोग बिहार छोड़ के दिल्ली जाना चाहते हैं। आप चाहें तो ये माहौल आपके पटना में ही बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फाइनल solution to make Patna the ambience for UPSC Civil Services Examination. अपने आप को पीटी सेंटर्ड होना बंद कर दीजिए, एनालिटिकल माइंड रखिए, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए। इट शुड बी योर कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ। लाइक सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज की रोशनी से पढ़ाई चालू कीजिए, और जब तक पढ़ रही है तब तक पढ़ते रहिए विद अ गोल, विद अ टारगेट, जब तक कि आप अपने मंजिल को पूरा नहीं कर सकें। और अपने साथी, कौन आपको साथ देगा? आपको साथ देगा आपकी अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे मैगजीन, अच्छे अच्छे जर्नल्स। आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अच्छे अच्छे सरकारी रिपोर्ट जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिलता है। और मेंस ओरिएंटेड बनिए। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मेंस। और जब मेंस ओरिएंटेड बनिएगा, पीटी इज नॉट अ बिग थिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम लोग सोचते हैं कि पीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, पीटी इज इंपॉर्टेंट. It is a gateway for you to appear for the mains examination. But beyond that, it has no importance. Because if you qualify PT, you don't gain much. And if you disqualify PT, you don't lose much. क्योंकि मान लीजिए आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस की तैयारी नहीं है, तो 3 महीने में आप मेंस नहीं कर पाएंगे. It is equally good as you have not qualified PT. और पीटी किंग बनेंगे तो अल्टीमेटली तो आप बेरोजगार ही रहेंगे. मेंस क्वालिफाई करेंगे तब तो आप इंटरव्यू के स्टेज में जाएंगे, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं. दिस इज माई yearnings for you. This is the ambience that I want to make in Patna.
24/7 learning environment where students should come, study, develop a healthy environment, analytical study. आपस में उनका जो बातचीत हो, उसका कंटेंट हो, अच्छी अच्छी किताबें, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पे डिस्कशन, नहीं कि ये मैगजीन पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बेकार की किताबें. I have not come across any institution in Patna, any teachers in Patna who is referring to a good book, who are making the students ready for the mains examination. जिस दिन हम लोग यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस्ड हो जाएंगे, पटना विल आल्सो बिकम द सेंटर फॉर यूपीएससी, क्योंकि बच्चे यहाँ के बहुत मेहनती हैं. बच्चों के कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे आप डाउट नहीं कर सकते. हमारे कैपेसिटी पे फुल डाउट है. चलिए, इसी के साथ हम लोग टेस्ट 2 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 16 to 25 छूट गया था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 to 25 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलिए, एक नए सुबह की ओर. ये हम लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे डिस्कशन रहेगा, अगला 10 क्वेश्चन. और इसका वजह ये है कि आप सुने होंगे पिछले 1 साल से एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके कंट्रोवर्सी हो रहा था, डिबेट हो रहा था. और ऐसे भी आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में जब एग्रीकल्चर प्राइसेस पढ़ेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ेंगे, चाहे वो बिहार का ही इकोनॉमिक सर्वे जब हम लोग रिवाइज करेंगे, उस समय एफसीआई की वर्किंग के बारे में आपको जानना जरूरी है. इसलिए 10 क्वेश्चन जो है एक स्टेपिंग स्टोन है, एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जो है उस कंक्लूजन पे, एक निश्चित कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, विच मिनिस्ट्री रन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. हिंदी में पढ़ते हैं. भारतीय खाद्य निगम कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय. यदि इस क्वेश्चन का यदि डिटेल डिस्कशन देखेंगे तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 67 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था. तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और भारतीय खाद्य निगम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये पार्लियामेंट के एक्ट से, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है. ये संसद के अधिनियम से, इसलिए इसको वैधानिक निकाय भी कहा जाता है. तो ये भारत सरकार का एक उपकरण है, निकाय है. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जिस अधिनियम से बना था, जिस एक्ट से बना था, उसको हम लोग फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 कहते हैं. इसके जो सबसे ऊपरी जो शीर्ष पर बैठे रहते हैं उनको हम लोग चेयरमैन, अध्यक्ष या एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं, जो जनरली सामान्यतः आईएएस कैडर के होते हैं. एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई और इनका शुरुआती जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो था आपका चेन्नई. बाद में फिर इसको नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया एंड इट वाज मूव टू, लेटर द हेडक्वार्टर वाज मूव टू न्यू दिल्ली. चलिए, इसके डिस्कशन के आधार पे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की? तो सही आंसर है ए, फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964. ये आपका सही ऑप्शन है. भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964. जिस साल अधिनियम वो बनता है उसके करीब 1 साल के बाद उस संस्था की स्थापना होती है. तो फूड कॉरपोरेशन एक्ट केम इन 1964. दैट इज व्हाई वी सी दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1965. चलिए, क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन वाज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी?
तो 1965, 1965, 18 का सही ऑप्शन है बी। 19, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द इनिशियल हेडक्वार्टर्स ऑफ FCI? निम्नलिखित में से कौन FCI का प्रारंभिक मुख्यालय था? तो प्रारंभिक मुख्यालय इनिशियल हेडक्वार्टर्स वो चेन्नई, तो 19 का सही ऑप्शन है आपका बी। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय खाद्य निगम के उद्देश्य हैं? ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर फार्मर्स, इसको समझिए। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना। क्या होता है कि किसान खेती करते हैं और खेती का उपज का उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता, दे डोंट गेट अ गुड प्राइस फॉर इट, सो अल्टीमेटली द फार्मर्स एट अ लॉस। टू मोटिवेट द फार्मर्स टू इंक्रीज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करें, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कम से कम आपको इतना दाम मिलेगा, लागत के साथ कुछ लाभ आपको मिलेगा। तो FCI का पहला उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उद्देश्य को ये पूर्ति करती है कि इट इज़ अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म सो दैट पुअर फार्मर्स डोंट सफ़र। यदि मार्केट में नहीं बिक रहा है कोई बात नहीं, सरकार है, हम खरीदेंगे आपको, और खरीदारी का काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। तो किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना ये सही है। बी ऑप्शन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि आप राशन कार्ड प्रणाली भी कहते हैं। क्या करती है, किसानों से ये खरीदती है, गोदाम में रखती है, फिर एक गोदाम से फिर हर एक राज्य में ये वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ की राज्य सरकार फिर राशन कार्ड होल्डर को जो है फेयर प्राइस शॉप या PDS शॉप, जो राशन शॉप आप कहते हैं, वहाँ से जो है लोगों को ये खाद्यान्न मुहैया कराती है। दे मेक अवेलेबल दीज फूड ग्रेन्स टू द नीडी पीपल ऑफ द स्टेट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सही ऑप्शन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण, ये भी सही है। सी, मेंटेनिंग a satisfactory level of operational and buffer stocks of food grains to ensure national food security। नेशनल, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, नेशनल फूड सिक्योरिटी। खाद्यान्नों को कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी बारिश हुआ, कभी अकाल पड़ा, तो लोग हाहाकार मचा लेते हैं। FCI का काम ये भी है कि अच्छे गोदामों की स्थापना करना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न को वहाँ रखना, स्टोरेज करना, ताकि कल हो कि यदि क्राइसिस हो तो ये जो है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ये मिल सके। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी, रेगुलेट मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर्स एट अ रिलायबल प्राइस, किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस। इस वर्ड को समझिए, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस। अब देखिए, यदि सही दाम नहीं मिलेगा बाजार में, मार्केट में, तो किसान कम से कम दाम में बेचेंगे, तो हो सकता है कि सब्जी का, खाद्यान्न का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाए और किसान फिर लॉस पे हो जाएंगे। तो सरकार क्या करती है कि एक प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे नीचे नहीं आप बेचेंगे। मान लीजिए मार्केट यदि आपको सरकार 5 रुपये करती है और मार्केट यदि 3 रुपये करती है, तो कोई किसान बेचेगा नहीं इनको, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से 5 रुपये मिल रहा है। तो एक तरह से FCI जो है मार्केट प्राइस को रेगुलेट कर दे रही है, नियंत्रित कर दे रही है। तो 20 का सही ऑप्शन है A, B, C, D। 20 का सही ऑप्शन है A, B, C, D। चलिए 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर FCI? निम्नलिखित में कौन FCI के लिए सही है? ये भी देखिए, कुछ FCI यूनिक मॉडल है। इट इज़ द लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एशिया, ये सही है। ये एशिया की सबसे बड़ी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, ये सही है। इट वॉज मेनली स्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ व्हीट क्राइसिस, यस। एक गेहूं के अभाव के कारण बहुत हाहाकार मचा, इसलिए FCI जैसी संस्था की स्थापना की बात सोची गई। बी ऑप्शन भी सही है।
द परचेजेज आर मेड फ्रॉम द फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सी भी सही है, किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ग्रेन्स को खरीदा जाता है, खाद्यान्न को खरीदा जाता है। तो 21 का सही ऑप्शन है डी। ये एफसीआई का फंक्शन है और एफसीआई के बारे में सारा चीज़ जो है ये सही है। 22 इनफैक्ट डाटा ये कहता है कि एफसीआई जो है इंडिया का गेहूं उत्पादन वीट आउटपुट का 15 से 20% खरीदती है और राइस का 12 to 15% एफसीआई खरीदती है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एफसीआई कैन परचेज एनी क्वांटिटी फ्रॉम फार्मर्स। एफसीआई किसानों से कोई भी संख्या में अनाज खरीद सकती है। यस, एफसीआई के पास भारत सरकार तो कोई ऐसा कुछ लगा ही नहीं है कि आप इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, कुछ भी खरीद सकती है। लेकिन क्या सब कुछ खरीदते चले जाएगी? नहीं, एक क्वालिटी, एक गुणवत्ता मेंटेन करना पड़ेगा। तो मीन्स फेयर एवरेज क्वालिटी हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। यदि फेयर एवरेज क्वालिटी आपका यदि प्रोडक्ट उत्पादन खाद्यान्न फेयर एवरेज क्वालिटी है, उसका एक मानक गुणवत्ता के अनुसार सही है, तो एफसीआई उसको खरीद लेगी। तो किसानों से खरीद से पहले उचित औसत गुणवत्ता से संतुष्ट होना पड़ता है। तो 22 का सही आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। 22 का सही आंसर है सी, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच मिनिस्ट्री डज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कृषि लागत और मूल्य आयोग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए, अभी हम लोग बात किए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस एफसीआई नहीं तय करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये करती है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हिंदी में हम लोग कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं। यही न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये बनाती है, लागू करती है, कैलकुलेशन करती है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। आज इसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी CSCP। CSCP 1985 से है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये आपको राय देगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मीन्स अंडर विच मिनिस्ट्री डज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस लाई? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। 23 का ए। कृषि लागत और मूल्य आयोग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय। 23 का ए। 24 व्हेन वाज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एस्टैब्लिश्ड। कृषि लागत और मूल्य आयोग कब स्थापित किया गया था? 1965 में। 25 व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ एफसीआई। भारतीय खाद्य निगम का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, एफसीआई जो है वो किसानों से फूड ग्रेन्स को, खाद्यान्न को खरीदती है, खरीद के अपने गोदामों में रखती है। दे पुट इन अंडर स्टोरेज एट देयर ओन गोडाउन्स। गोडाउन से ये अलग अलग जगह जाता है, हर एक राज्य जाता है। राज्य सरकार फिर उसको वहाँ से लेके जो भी जरूरतमंद लोग हैं, आम जनता है, उनको मुहैया कराती है राशन के दुकानों से, जिसको PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो कहा जाए कि एफसीआई का काम खरीदना और स्टोरेज करना। एक बार फूड ग्रेन्स एफसीआई के गोदाम से बाहर निकल गया तो एफसीआई का काम खत्म हो गया। हालांकि एफसीआई खरीदती भी है, भंडारण भी करती है, दूसरी जगह पहुंचाती भी है, ट्रांसपोर्ट भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, लेकिन सही रूप में जो मेन ऑब्जेक्टिव है एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो है परचेज यानी खरीदना, फिर उसका भंडारण, फिर वहाँ से वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसका आउटलेट के थ्रू सब जगह भेजती है। तो 25 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए, ये टेस्ट टू क्वेश्चन नंबर 16 to 25 इस सेशन में आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।